हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रेमघन की छाया स्मृति यह एक संस्मरण है और इस ग्रंथ में लेखक ने हिंदी साहित्य के महत्व और भाषा को प्रस्तुत किया है। उर्दू भाषा के शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया है लेखक ने। इसमें आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों का सटीक प्रयोग किया है, स्थानीय भाषा का प्रयोग बड़े अच्छे से किया गया है और आप जब इसको संस्मरण यानी कि या इस निबंध को आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं हिंदी के शुद्ध रूप का वर्णन भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रेमघन की छाया स्मृति के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम इसी से आगे और गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करते हैं और आज का मेरा पहला गद्यांश है। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसकी सूरत देखते ही समझ गया था। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह कहा नहीं जा सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। तो दोस्तों, ये जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित संस्मरणात्मक निबंध है, जिसे इसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का लेखक ने बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। दोस्तों, ये अब हम इसका प्रसंग जान लेते हैं। ये जो गद्यांश हमने अभी पढ़ा, यह हिंदी गद्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित संस्मरण प्रेमघन की छाया स्मृति से लिया गया है और इसमें जो लेखक की बचपन से ही हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति जो गहरी रुचि थी वो देखने को मिलती है। उसकी झलक आप हमें यहाँ इस निबंध के द्वारा पता चलता है। लेकिन इस गद्यांश में हमें क्या पता चलता है, चलिए जानते हैं इसकी व्याख्या में। लेखक के पिताजी विद्वान थे। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत ही घमंड था, क्योंकि उसे बचपन से ही हिंदी साहित्य का बहुत शौक था और छोटी आयु में ही वो अच्छी हिंदी लिखता और पढ़ता था। एक बार क्या होता है, उनके मोहल्ले में कोई सब जज रहने आ जाते हैं और लेखक के पिताजी से उनका बोलचाल हो जाती है। आते जाते उनसे उनका परिचय हो गया और एक बार की बात है, लेखक के पिताजी जो थे वो उन सब जज से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और उसी समय लेखक वहाँ से निकलते हैं तो पिताजी उनको बुलाते हैं, अपने बेटे को, लेखक को, और सब जज से उनका परिचय करवाते हुए कहते हैं बड़े ही गर्व के साथ कि यह मेरा पुत्र है और इसकी हिंदी में बड़ी रुचि है। अब जैसे ही सब जज साहब उसे देखते हैं, लेखक को, उसे परखते हैं और उत्तर देते हैं कि आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनकी सूरत देखकर ही मैं समझ गया था कि इन्हें ये हिंदी प्रेमी हैं। इनका हिंदी प्रेम इनकी शक्ल से झलकता है। यह शक्ल से ही पढ़ा लिखा नौजवान लगता है, वो ऐसा सब जज कहते हैं। अब सब जज जो थे वो लेखक की प्रतिभा को एक ही नज़र में पहचान जाते हैं, लेकिन लेखक को बड़ा ही आश्चर्य होता है और उनके लिए बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि उनकी सूरत की किस विशेषता से जज साहब प्रभावित हुए थे और उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन लेखक उस उम्र में ये बात विश्लेषण करने में वो थे, असमर्थ थे, क्योंकि यह लगभग जब ये उन्होंने निबंध लिखा उससे 30 वर्ष पहले की बात है। तो इससे हमें पता चलता है कि लेखक उस समय किशोर आयु के रहे होंगे। विशेष जान लेते हैं दोस्तों। लेखक प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली था। उर्दू शब्द वाकिफ का प्रयोग प्रभावशाली बना है। भाषा सरल, सहज एवं विषयानुकूल है। चलिए दोस्तों, अगला आज का गद्यांश पढ़ते हैं। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबियतदारी टपकती थी।
कंधों तक बाल लटक रहे थे, इधर उधर वो टहल रहे थे और एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना है, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनके संवाद सुनने लायक होते थे। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि कारे बचा तो नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा करता था। दोस्तों वही आपको इसमें प्रसंग लिखना है जो हमने पिछले गद्यांश में लिखा है। संदर्भ लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक समकालीन कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड के स्वभाव विशेषताओं पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो वो उनका जो रहने का अंदाज था वो काफ़ी रईस और जो होते हैं ना अच्छे लोग, संस्कार संभ्रांत लोग, उस तरह का था। वो नौकरों से भी बड़ी ही तमीज़ से बात करते थे। इसके बारे में हम व्याख्या में जानते हैं। शुक्ल जी प्रारंभ से ही चौधरी साहब से मिलने को उत्सुक रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे लेखक का उनसे परिचय हो जाता है, वो उनके घर आने जाने लग जाते हैं और एक लेखक के रूप में वो उनके घर जाते हैं। अतः वे चौधरी साहब के यहाँ एक लेखक के रूप में जाते थे। अब क्योंकि चौधरी साहब जो थे वो बुजुर्ग थे, अतः लेखक और उनके साथी समझते थे उन्हें एक पुरानी चीज़ लेकिन इज्जत करते हुए। लेखक उनमें जो पुरानापन देखता था उसमें उनका लेखक का प्रेम और जिज्ञासा का भाव झलकता था। उनके प्रति आदर का भाव रखते थे लेखक। चौधरी साहब का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो एक अच्छे खासे संभ्रांत हिंदुस्तानी थे। कोई भी त्यौहार हो, वसंत पंचमी, होली हो, उनके सभी त्योहारों पर उनके यहाँ खूब नृत्य, संगीत और उत्सव के कार्यक्रम होते थे और उनकी हर अदा, उनकी हर बात, उनके हर कार्य में उनकी रईसी टपकती थी। उनके जो चौधरी साहब के जो बाल थे वो लंबे थे, उनके लंबे बाल कंधों तक लटकते थे और जब भी वो इधर उधर अपने घर में चहलकदमी करते तो एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लेकर उनके आगे पीछे घूमता रहता था। कभी उनकी इच्छा हो जाए पान खाने की तो वो तश्तरी से पान उठाते थे और खा लेते थे। और उनका जो बातचीत करने का तरीका था वो बहुत अनोखा था। उनके मुंह से निकलने वाली हर बात विलक्षणता को लिए हुए होती थी। हर बात में ऐसे वो कुछ भी नहीं बोलते थे, हर बात विलक्षण होती थी। उनकी जो बातचीत करने का तरीका और उनके लेखों में अंतर था। जो चौधरी साहब थे वो अपने नौकरों के साथ ठेठ देसी भाषा में संवाद करते थे, जिन्हें सुनना बड़ा ही लेखक को रुचिकर लगता था। और कभी ऐसा होता था कि किसी नौकर से कोई गिलास वगैरह गिर जाता था, तब उनके मुंह से यही निकलता था, कारे बचा तो नहीं, कि मतलब बचा है कि नहीं बचा, टूटा तो नहीं। और वो कभी भी यदि किसी से भी कोई प्रश्न करते थे तो कहते थे क्यों साहब। उनका पहले कोई भी प्रश्न से पहले क्यों साहब उनके मुंह से निकलता था। तो दोस्तों ये हमने इसकी व्याख्या जानी। इसके विषय अब इस गद्यांश का विशेष जानते हैं। इसमें चौधरी साहब के दबंग व्यक्तित्व एवं रईसी ठाठ की झलक प्रस्तुत है। सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। आज का आखिरी गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे और अंतिम चरण उनका रह गया था कि वे चौधरी साहब को देख लेते हैं जो कि अपने बरामदे में खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। उनका तुरंत ही कवित जो है वो पूरा हो गया और वामन जी ने नीचे से वह कवित ललकार और क्या कहा, जिसका अंतिम अंश था खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। दोस्तों इसमें लेखक प्रेमखंड के आकर्षक व्यक्तित्व पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डालते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो सबसे हंसी मजाक करते थे, इसी तरह सभी उनके साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन वो किसी की बातों का बुरा नहीं माना करते थे। तो किस तरह से इसको व्याख्या में जानते हैं।
बद्री नारायण चौधरी की एक आदत थी कि वे लोगों को मूर्ख बनाया करते थे, कुछ भी बोल दिया करते थे, लेकिन उनसे मिलने वाले लोग भी फिर उनके साथ ऐसा करा करते थे। वो भी कम नहीं रहते थे और वो इसी प्रयास में रहते थे कि चौधरी साहब को कैसे बनाया जाए। और इसी सिलसिले में लेखक एक घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्हीं दिनों मिर्जापुर में प्राचीन कविता के एक प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। और एक दिन की बात है कि वो सड़क पर चलते हुए चौधरी साहब पर एक कविता जोड़ते जा रहे थे। अब क्या हुआ, उनका कविता का अंतिम चरण बनना शेष रह गया। तभी वो देखते हैं ऊपर कि चौधरी साहब अपने बरामदे में खड़े थे और जो उनके बाल, लंबे बालों का तो उन्हें शौक था और कंधे तक उनके बाल रहते थे, तो उनके बाल कंधों पर छिटके हुए थे और उस समय वे एक खंबे के सहारे खड़े थे। अब उसी समय वामनाचार्य गिरी उनको देख लेते हैं इसी मुद्रा में और कवि महोदय फिर तुरंत ही अपनी कविता का अंतिम चरण पूरा करते हुए कहते हैं कि खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यानी कि उस समय कवि एक मुगल स्त्री के समान प्रतीत हो रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कोई मुगल स्त्री खंबे का सहारा लेकर खड़ी हुई है, ऐसा वो फिर कहते हैं और अपनी कविता पूरी कर देते हैं, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो बड़े ही अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे बद्री नारायण चौधरी। लेखक ये अपने इस गद्य इसमें जो इनका संस्मरण है इसमें वो इसका जिक्र करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम विशेष जान लेते हैं। इस गद्यांश में अप्रत्यक्ष रूप से बद्री नारायण चौधरी की सुंदरता की तुलना मुगल स्त्री से की गई है और जो वो वामनाचार्य गिरी थे जिन्होंने उनकी तुलना की थी, वो आशु लेखन प्रवृत्ति का उनकी पता चलता है। वर्णनात्मक शैली का अनुसरण किया गया है, भाषा सहज और सरल है। तो दोस्तों, ये हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित संस्मरण प्रेमखंड की छाया स्मृति के गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित आप कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।